टैगलाइन है IAS बाई IAS, आप देख रहे होंगे IAS बाई IAS। सो प्रीसा IAS का जो टैगलाइन है वो है IAS बाई IAS। ये टैगलाइन अपने आप में बहुत सारी बातें कह देता है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ कि जो हमारे संस्थापक और जो हमारी टीम है वो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स है, तो जो पढ़ाने का अनुभव होगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है वो बाकियों संस्थाओं से कैसे अलग होगा, वो ये टैगलाइन जस्टिफाई करता है IAS बाई IAS। और हम अपने बारे में बताएं तो हमारा नाम है इंजीनियर अनुज सर। हमने अपनी पढ़ाई जो है वो IIT मद्रास से की है और हम भारत भूगोल और विश्व भूगोल यानी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक आपको पढ़ाया जाएगा। यानी मेरे द्वारा जो सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे, सब्जेक्ट्स की बात करें वो ज्योग्राफी फॉर UPSC एंड साइंस एंड टेक और साइंस एंड टेक पढ़ाया जाएगा। जैसा कि सर ने ब्रीफिंग में आपको बताया था कि जो हमारी रणनीति होगी वो कुछ इस तरह से बनी जाएगी जिससे कि आपको श्योर सिलेक्शन दिलाना है, ना कि आपको प्रोफेसर बनाना है। यानी हमारा जो मकसद है वो आपको सब्जेक्ट्स पे कमांड, और जिससे कि आप अपना 100% तैयारी जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का तैयारी कर सकें। तो किस तरह से आप इंटरकनेक्ट करेंगे इन चीज़ों को, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को, वो हमारा मेन फोकस हमारी टीम का और सर का रहेगा कि आपको समझाने का कि आप किस तरह से पढ़ाई करें जिससे कि ओके गुड। तो चलिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये बताना चाहते हैं कि हम आने वाले समय जो लेक्चर डिसाइड किया गया, जो सर द्वारा आपको लेक्चर शेड्यूल दिया गया है या आपको जो शेड्यूल एक मिलेगा उसमें कितने लेक्चर्स हैं और क्या क्या हम उस पर कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में थोड़ी हम विचार करते हैं। यानी कि हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले, ऐसा सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है बट हमें वही पढ़ना है कि जो हमारे पेपर में टू द पॉइंट आया और उससे हमारे सवाल बन जाए। मतलब हमें कुछ इस तरह से इंटीग्रेट तैयारी करनी है कि मेंस के हिसाब से पढ़ना है ताकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्रैक हो जाए। दोनों को हमें सेपरेट नहीं पढ़ना है। हमें कोशिश करना है कि हम इस तरह से अपने कंटेंट को डेवलप करें, अपने नोट्स को ऐसे बनाएं कि हमारा प्रीलिम्स मेंस उसी नोट से हो जाए। तो अगर हम बात करें कि हमें पढ़ना क्या है, तो हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें इसके चैप्टर्स की, तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी और बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इसको किस तरह से पढ़ना है कि आपस में ये को रिलेट हो, इस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हमारा मकसद ये होगा कि किस तरह से स्टैटिक पोर्शन को डायनेमिक पोर्शन से हम रिलेट कर पाएं और उससे बनने वाले जो सवाल हैं, जो मेंस में अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको कैसे लिखा जाए, ये टेक्निक हमें डेवलप करनी है। ना कि हमें एक वन वे पाथ करना है कि हम एक ही डायरेक्शन में पढ़ते जा रहे हैं और कोई कोरिलेशन नहीं बन रहा है। क्योंकि UPSC ये आपके पर्सनालिटी का है कि आप क्या सोचते हैं और क्या अलग लोगों से आप क्या अपनी सोच को रखते हैं, इसका एग्जाम है। ये आपसे फैक्ट पे ध्यान नहीं देना, इसमें ये होता है कि आप उस चीज को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। अलग सब अगर हम बात करें जो करंट में चल रहा है और आपकी जो स्टैटिक नॉलेज उसको आपस में कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसका ये एग्जाम है। आप कैसे सोच पाते हैं और आपका जो लेखन प्रक्रिया है यानी आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है वो बाकियों से कितना अलग है। हर इंसान का यूनिक आंसर होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता कि हम रट लेते और एक जगह लिख लेते तो बहुत आसान हो जाता और इसको क्रैक करना, बट ये इतना आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें आंसर लिखने की प्रक्रिया पे जोर दिया जाता है कि आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, कितना आप 360 डिग्री एंगल से चीज़ों को जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको स्टैटिक की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें वॉल्केनो की बात करिए, अगर वॉल्केनो का कहीं कोई ऐसा इवेंट न्यूज़ में है तो आपको अगर उस पर कोई सवाल मेंस के आ रहे हैं तो आपको स्टैटिक भी पता होना चाहिए, जिससे आप उसके एनालिसिस को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जो कि आपका एक आउट ऑफ द बॉक्स एक आंसर बने। तो अगर हम बात करें कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, तो वैसे तो इसका सिलेबस आपको ब्रॉड सिलेबस मिल जाएगा। वैसे भी हम आपको कुछ टॉपिक्स बता देते हैं जो पढ़ने होते हैं हमें। टॉपिक्स अगर हम बात करें तो हमें स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यूनिवर्स से, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। फिर हम जानते हैं
अर्थ के संरचना, पृथ्वी की इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, उसके क्या एप्लीकेशंस है, उससे रिलेटेड कोई थ्योरी है कि जो दिए गए हैं पुराने, जैसे कि हम कुछ थ्योरी के नाम बताएं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये थ्योरी का क्या कंट्रीब्यूशन है आज के पर्सपेक्टिव से, क्या इसका कोई रिलेशन है, जो उस पर हमें ध्यान देना है। फिर हम बात करेंगे आपके वॉल्केनो के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, वॉल्केनो पढ़ेंगे। फिर अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया। ऐसे अगर हम टॉपिक लिखने की बात करें तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लिखे जा सकते हैं, ठीक है। आप फिजिकल फीचर की बात कर सकते हैं, आप माउंटेन के बारे में बात कर सकते हैं कि माउंटेन कैसे बना, लैंड स्ट्रक्चर यानी कि लैंड का क्या कैसे उसकी संरचना होती है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, वो पढ़ेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो एक ब्रीफ आपको नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस का कि क्या क्या पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो हमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हमें पढ़ना होता है, उनके बाउंड्रीज के बारे में पढ़ना होता है। इंडियन ज्योग्राफी के हमें माउंटेन के बारे में पढ़ना होता है। इंडियन ज्योग्राफी के हम सॉइल के बारे में हमें पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में हमें बात करें तो एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए हमें। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में अगर हम बात को तोड़ें तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी ये स्टडी ऑफ अर्थ और उसका क्या इम्प्लीकेशन है ह्यूमन पे, उसकी पढ़ाई को हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। तो हमारा जो पूरा एक मकसद है इस क्लास को करने का या समझाने का, वो ये है कि किस तरह से हम लोग अपने ज्योग्राफी को ह्यूमन से दोनों को कोरिलेट करें। हमारा जो कंसर्न है कि स्टैटिक या कह लें जो भी डायनेमिक हम पढ़ रहे हैं उसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हम ह्यूमन मानव के विकास या मानव में होने वाले जो जिस तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन, उसको समझने के लिए हमें एक भूगोल यानी ज्योग्राफी की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक होंगे, अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, आपको टॉपिक्स और बता जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी हम टॉपिक्स आपको बताते चलेंगे कि हमें क्या और इसमें पढ़ना है और चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में बात करें तो जैसे कि ड्रेनेज के बारे में हमें जानना चाहिए, नदियों के बारे में जानना चाहिए। अब नदियों के बारे में अगर आप स्टैटिक नॉलेज होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि जो नदियों पे होने वाले विवाद हैं, चाहे वो इंटर स्टेट विवाद हो, चाहे वो कंट्री की विवाद हो, हमारे जो नदियों पे होने वाले विवाद है, जैसे तिस्ता रिवर हो गया, उस पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर बनने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स होंगे, डैम हो गया या एनीथिंग, जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो देशों के बीच में नदियों को लेके, कोई अगर जैसे इंडस पाकिस्तान और भारत के बीच में इंडस रिवर डिस्प्यूट है, तो उसमें उसका क्या कंक्लूजन भारत के पर्सपेक्टिव से या भारत के आर्थिक सामाजिक हम जो बात करते हैं या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से क्या इसका रोल है इंडिया के लिए, इकोनॉमिक, ठीक है, पॉलिटिकल क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हमें जानना। तो कहने का सेंस मेरा यह है कि हमें इस तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करना है ताकि जिससे कि हम जो भी करंट में विवाद चल रहे हैं उसके बारे में हम अपनी क्या राय रखते हैं, यूपीएससी क्या जानना चाहता है, इसके बारे में हम तभी डेवलप कर पाएंगे जब हमें किसी सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज हो। आपको बात याद रखना है कि जैसे कि सर ने ब्रीफ किया, आपको समझाया भी होगा कि हमें यहाँ पे क्रमिंग यानी कि रटना नहीं है, आपको यहाँ पे समझना है। रटने वाली एग्जाम्स अलग होते हैं, यहाँ पे आप अपनी कैसे सोच को बिल्टअप कर पाते हो, उसको कैसे यूटिलाइज कर पाते, वो चीज सीखना है। और वही प्रयास जो है प्रिसा आईएएस करने की कोशिश कर रहा है। और हम चूंकि हमारी ऐसी टीम है, हम ऐसे गाइडेंस में कि हमारा नैरेटिव ये है कि हम आपको सोचने का यानी कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी यानी आपकी एनालिटिकल ब्रेन को किस तरह से इनहेंस किया जाए ताकि आप सोच पाएं और उसको अपने आंसर में फॉर्मुलेट कर पाएं, ये हमारा कंसर्न है। तो ऐसे और अगर देखिए ज्योग्राफी के पढ़ने के और क्या क्या हमारे फायदे हैं कि ज्योग्राफी का क्या क्या बेनिफिट्स है। ज्योग्राफी एक तो आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इन्वायरमेंट भी इसमें आपको पढ़ना है, कहीं ना कहीं आप इन्वायरमेंट को समझ पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी समझ पाते हैं। ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान
प्रधान देश है और एग्रीकल्चर का बहुत रोल है हमारे कह सकते हैं इकोनॉमी में, और इस पे बहुत सारी पॉलिसीज हमारे देश में बन रहे हैं कि ताकि हम एग्रीकल्चर को इनहेंस कर सकें। तो अगर आप ज्योग्राफी समझेंगे तो आप जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए पॉलिसीज हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या और भी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ज्योग्राफी की अगर नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप साइंस एंड टेक भी इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो किस ऑर्बिट में कौन सा सैटेलाइट हमें कैसे करना है तो हम वो समझ सकते हैं। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी जो है ज्योग्राफी से कवर होगा। तो अगर आप प्रीलिम्स एनालिसिस आप देखे होंगे और आपको आने वाले समय में प्रोवाइड भी किया जाएगा तो आप देखेंगे कि अगर केवल ज्योग्राफी की जनरल ज्योग्राफी की बात किया जाए तो कम से कम मैक्सिमम 15 क्वेश्चन इन प्री में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर हम मेंस की बात करें तो लगभग पेपर 1 में 40% इन पेपर 1 में आपको कवर मिलेगा। लगभग 80 से 100 मार्क्स आपको आउट ऑफ 250 ये कवर करता है। ये केवल बात कर रहे हैं हम पेपर 1 में ज्योग्राफी। इसी तरह से आपकी हम इन्वायरमेंट की बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं पेपर 3 के लिए। तो अब हमारा रोड मैप क्या होगा, हम किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, हमारा कंसर्न ये है कि हमारा रोड मैप क्या है, हमें पढ़ना कैसे है और ऐसा क्या अलग करने वाले हैं हम लोग। रोड मैप फॉर जियोग्राफी इन यूपीएससी, हम ऐसा अलग क्या करने वाले हैं और ऐसा आपको क्या चीजें आपको यहाँ पे अलग मिलेंगी। इसके लिए देखिए समझिए, हमारा फोकस रहेगा कि आपको पहले बेसिक से समझाया जाए, बेसिक से स्टार्ट किया जाए और फिर आपको एडवांस लेवल तक लिया जाए। तो ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया, ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इसमें आपको बताया जाएगा बेसिक टर्मिनोलॉजीज, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी भैया कि रिवर है तो उसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, या उसके रूट क्या है, फिर उस पे बने हुए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे हैं या वो कब बनाए गए। साथ ही साथ करंट में कोई उस पर विवाद है, अगर उसका विवाद है तो उसका क्या, किस तरह से उसका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। अब इसमें आप देखिए, जब आप इसको डिस्प्यूट रिजॉल्व पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें पॉलिटी का भी कंट्रीब्यूशन आएगा। आप जुडिशरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो किस तरह से। दूसरा इंटरलिंकिंग, लिंकेज बिटवीन करंट, तो हमें फोकस होगा कि जो करंट अफेयर में चल रहा है या जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको किस तरह से हम अपने बेसिक नॉलेज को, हमारे स्टैटिक नॉलेज को रिलेट करें। तीसरा हाउ टू राइट यूनिक आंसर कहेंगे हम इसको। यूनिक इसलिए क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। यूनिक स्किल ऑफ आंसर राइटिंग, क्योंकि ह्यूमन मानव का जो मस्तिष्क है वो यही हमारे अंदर खासियत है। हम एज अ होमो सेपियन हम एक बेहतर तरह से सोच सकते हैं और हर इंसान का जो ह्यूमन मस्तिष्क है वो अलग अलग तरीके से सोच सकता है। और यूपीएससी कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करता है कि किसी टॉपिक में आप कितना अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आप आंसर लिख पा रहे हो। हमारा कंसर्न ये होगा कि आपको वो सोच बिल्डअप करा देना। जो प्रिसाइज का टारगेट है 360 डिग्री डेवलपमेंट आउट ऑफ द बॉक्स, वो यही है कि आप किसी टॉपिक पे अपनी कितनी समझ डेवलप कर पा रहे हो, ना कि आपको उसको रटना है कि व्हाट इज फ्लड या ऐसा कुछ नहीं। आपको समझना है कि इसके कारण क्या होते हैं। ज्योग्राफी में आपको ये सीखना है कि कोई चीज हुआ कैसे, हाउ इट इज। अगर आपने ये समझ लिया ये हुआ कैसे और इसके क्या क्या इंप्लीकेशन है तो आपको उस सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो हमारा कंसर्न यही है कि आपको हाउ का आंसर दिलाने की सोच डेवलप करनी है कि कैसे हुआ, कैसे कोई चीज हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह क्या है और उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं। ये डेवलप सोच कराने के लिए हमारे सर ने जो चीजें डेवलप कराई है उसी गाइडेंस के रखते हुए अंतर्गत हम आपको इसमें पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको जो है चीजें प्रोवाइड करेंगे। अब आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी यूट्यूब पे या हर जगह, बहुत सारे रिसोर्स ऑलरेडी फ्लडेड है। लेकिन सर का कहना है कि आप सारे रिसोर्स को यूटिलाइज करने पे आ गए तो आपको जो दिए गए अटेम्प्ट वो भी कम पड़ जाएंगे। अगर हम सारे रिसोर्स को मगअप करने लगे, उसको पढ़ने लगे, तो जो समय है वो भी आपका व्यर्थ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सारे अटेम्प्ट कहाँ चले गए, क्योंकि आप उस पर पीएचडी करने लगे। तो आपको क्या करना है, सर का जो टारगेट है कि जो सर ने कहा कि 8 मंथ टू 12 मंथ, तो उस 8 मंथ में और 12 मंथ में जो रिसोर्सेस आपको अवेलेबल है या रिसोर्सेज जो दिया जा रहा है उसमें से कैसे आप क्रक्स को निकालिए, ये भी हैबिट डेवलप करना हमारा मकसद है। तो अब रिसोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर हम
रिसोर्स की बात करें तो हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, तो देखिए अब आम हमने धारणा है कि हमें काम करते हैं कि क्लास सिक्स से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ये बहुत आसान तरीका है लोगों का बोल देना कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या आप हर क्लास में वो लिंक डेवलप कर पा रहे हैं? तो मेरा एक सजेशन है कि आप कुछ इस तरह से पढ़ें कि अगर आपने क्लास सिक्स की एनसीईआरटी ओपन किया और उसमें कोई टॉपिक आपने पढ़ा वोल्केनो, तो आप एक कोशिश करें कि क्या वो क्लास 8th में है, क्या वो 9th में है, या आने वाले किसी क्लासेस में अगर ये टॉपिक है तो आप उसको वन गो में पढ़ लीजिए। मतलब क्लास 7 की भी एनसीईआरटी में आप वोल्केनो पढ़ लीजिए, क्लास 8th में अगर वोल्केनो दिया है तो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को इस तरह से लिखा गया कि आपकी सोच इस तरह से जैसे छोटे बच्चे की बिल्ट होती है आपकी बिल्ट हो जाए कि भैया वोल्केनो होता क्या है। पहले आपको डिफिनेशन बताया जाएगा, फिर बताया जाएगा इसके होने के कारण क्या हैं, फिर बताया जाएंगे कि इसके क्या क्या इंप्लीकेशन है, फिर आप ये देखोगे कहाँ कहाँ पे इसके लोकेशन फेमस लोकेशन है, और इंडियन कॉन्टेस्ट में अगर कभी कुछ है तो उसके बारे में भी कैसे सोचना है, ये सारी चीजें हम डेवलप करेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। हमारे पास एक एनसीईआरटी आपको आप कोशिश करेंगे समझाने की कि आप कौन सी एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी होती है, ठीक है। ये अगर आपको ये दिख पा रहा हो 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है, ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, क्लास 11th की आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है। बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये देख लीजिएगा, हाँ ओल्ड न्यू ज्योग्राफी से इतना, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू ज्योग्राफी से इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आप न्यू सारे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अगर समय मिले तो आप ओल्ड भी पढ़ ले सकते हैं। तो अगर आप इस बुक में देखेंगे तो इतने बेहतरीन तरीके से और आसान भाषाओं में इसको सारे चैप्टर्स में दिए हुए हैं। हाँ, मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि आप डायरेक्ट इस 11th बुक के एनसीईआरटी पे ना आए। मेरा सजेशन है कि पहले आप क्लास 6 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। ये आपको कीवर्ड्स कैसे समझना है इस पे आपको डेवलप कराएंगे कि अगर कीवर्ड कोई दिया है, आप लेगून मान लीजिए कीवर्ड आपने पढ़ा, या कोई भी चीज पढ़ा, या घाट वेस्टर्न घाट पढ़ा, ईस्टर्न घाट पढ़ा, या अर्थक्वेक पढ़ा आपने कोई, या उसमें कीवर्ड आया कि सिस्मिक वेव हो गया, एनीथिंग, छोटे छोटे कीवर्ड को आपकी ये छोटी सी क्लास आपको समझा देगी कि इस कीवर्ड का ये मतलब होता है। जब आप क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ के और उसके क्रिप्स नोट्स बना लीजिए, टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं, अभी मैं नोट्स पे आऊंगा कि नोट्स बनाने कैसे हैं। उसके बाद आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पे आए। क्लास 11th की एनसीईआरटी को बहुत ही बारीकी से इसको पढ़ने की कोशिश करें। इसमें आपको फंडामेंटल भी मिलेगा और एक और बुक होगी जो कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी होगी, ठीक है, जो कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी होगी। अभी फिलहाल नहीं है, मैं आपको बाद में सब बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। तो आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी दोनों पढ़नी है, बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। उसी के साथ साथ, क्योंकि आप ज्योग्राफी के साथ साथ हमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, तो हमें 12th क्लास की भी पढ़ने की, ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ने हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ने की कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, कौन से मिनरल्स कहाँ पे हैं, या वो इंडस्ट्री वहीं क्यों बसाई गई, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही कोई ट्राइब्स क्यों पाए जाते हैं, या पॉपुलेशन डेंस कहाँ पे स्पार्स है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, या किस तरह से वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सब चीजें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर हम बात करें कि सर ऑर्डर क्या होगा, कैसे, या पहले हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ लें, ऐसा नहीं है, आप पहले फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ें। फिजिकल ज्योग्राफी से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि किस तरह से चीजें क्रिएट होती हैं, माउंटेन कैसे क्रिएट हो रहे हैं, या हमारा अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है, या जो भी प्लेट है उनके बारे में आप फिजिकल ज्योग्राफी से समझ पाएंगे। और फिर आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ें। ज्योग्राफी का इतना ज्यादा रोल है यूपीएससी में कि अगर आपको बताया जाए तो आप समझने की कोशिश करेंगे कितना ज्यादा इसका ज्योग्राफी का जो है आपस में इंटर लिंकिंग है। चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें जाए, चाहे मेंस की बात की जाए, हमारे चारों तरफ ज्योग्राफी है, ठीक है। कोई अगर आप कल को प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, कोई फ्लड मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाना है या उसके लिए आपको काम करना है, तो जब अगर आपको उस एरिया के भौगोलिक स्ट्रक्चर या ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में नॉलेज होगी तो आप उतना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। आपका डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप हो सकता है अगर आपको ज्योग्राफी की पकड़ हो, या आपको भूगोल के बारे में उस एरिया के या देश के या कहीं के भी अगर आपको भूगोल की जानकारी हो तो आप उसमें चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ साथ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। कुछ ऐसे आपके मैप, जब आपको एक मैप कराया जाएगा, मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बहुत सी चीजें हैं जो सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और मेंस पर्सपेक्टिव से भी। साथ ही साथ
मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोशिश मेरा ये है कि मैं इंडियन ज्योग्राफी आपको मैप के थ्रू करा दूंगा, यानी इंडियन ज्योग्राफी थ्रू द मैप। इससे क्या फायदा होगा? इससे तो पहले तो आपको जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप हो जाएगी कि आपको कैसे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन टेक्निक आपको डेवलप हो जाएगी आपको अगर मैप से पढ़ाया जाए। तो आप एक मैप ले लीजिएगा जो भी मार्केट में चल रहा है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड उसके आते हैं, बहुत सारे मैप आते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, आप स्टूडेंट मैप ले लीजिएगा, उसके थ्रू हम जो प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको टेक्स्ट बुक के साथ साथ मैप को भी रखना पड़ेगा, मैप को भी आपको साथ साथ रखना पड़ेगा, तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी अगर आप मैप और टेक्स्ट बुक आप अपने साथ लेते हैं। अब अगला जो सवाल आते हैं, तो चलो रिसोर्स हो गया, सिलेबस आपको मैं डिटेल सिलेबस में दे भी दूंगा, और हम जैसे से क्लासेस हमारी प्रोसीड होगी हम आपको सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सिलेबस पे पूरा प्रॉपर जो है टाइम यूटिलाइज उतना किया जाए। आपको सिलेबस दिया जाएगा लेक्चर के साथ, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपको मगअप होना चाहिए। तो यूपीएससी का जो वेबसाइट पे सिलेबस दिया वो काफी ब्रीफ सिलेबस दिया, तो पॉइंट्स दिए, उसको और डिटेल स्केलेटन इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, उसमें और कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो वो जो आपका एक ब्रीफ उसको डिटेल सिलेबस जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिटेल सिलेबस आप हमारे ग्रुप से जुड़िएगा, आपको डिटेल सिलेबस जो आपको मिल जाएगा कि माइक्रो टॉपिक्स और क्या क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने तो आपको बस एक टॉपिक बता दिया, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और जैसे कि सर ने कहा कि आपको एक टेक्निक डेवलप करनी है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास माइक्रो टॉपिक हो। तो माइक्रो टॉपिक का सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपका वहां से हो जाएगा। उसके बाद अगला जो कंसर्न है कि, क्योंकि देखिए किसी भी तैयारी को शुरू करने के लिए आपकी रणनीति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक प्रॉपर माइंडसेट अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, हाउ टू मेक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और आपको इस पे प्लेंटी ऑफ वीडियोस मिलते हैं कि हाउ टू मेक अ गुड नोट्स। लेकिन आपको सही बताएं, कोई भी ये नहीं बता सकता है कि नोट्स कैसे बनाना है। आप किसी दो लोग का नोट सेम हो ही नहीं सकता है, और अगर आप किसी का नोट्स कॉपी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। नोट्स आपका खुद का होगा, आपकी वो सोच होगी, वो क्रिप्स होगा। तो मेक नोट्स, पॉइंटर नोट्स बनाना है, पॉइंटर, ताकि आप ये आपको सोचिए, इतने सब्जेक्ट सर ने बताया, आपको समझाया होगा 60 टॉपिक है, उसके भी माइनर 60 सब्जेक्ट है, उसके भी माइनर टॉपिक है। अगर आपने डिटेल नोट्स लिखना शुरू कर दिया तो क्या आप उसको रिवाइज कर पाओगे एग्जाम के पहले? नहीं। आपके पास पॉइंटर, बुलेट और आपके शब्दों में लिखे होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर ब्यूटीफुल नोट्स हो, वो आपका नोट्स हो, आपको समझ हो। पॉइंटर नोट्स होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, कम से कम जगह में होना चाहिए, टू द आपके शब्द, आपके खुद के शब्दों में होना चाहिए, ताकि आप अगर उसको देखें तो आप समझ पाए, ना कि आपको उसको मार्केट करना, सेल आउट करना है। यही डिमांड करता है कि आप, जी जी जी, आपकी अपनी क्या सोच है वो डिपेंड करता है। यूनिकनेस, समस्या हमारे साथ ये है कि जो हमारा देखा जा रहा है, जो मार्केट है या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतनी भीड़ में, समस्या ये है कि हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आंसर राइटिंग में कॉपी कर रहे हैं। हमने पाया है कि सर यूपीएससी बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मेंस में उनका नंबर नहीं आ पाता है। उसका रीजन है कि वो वैसे ही तथ्य लिख रहे हैं जैसे अभी तक उन्होंने कॉलेज और एकेडमिक में पढ़ा है। यूपीएससी इज नॉट अबाउट द एकेडमिक, इट इज अबाउट योर पर्सनालिटी, योर थिंकिंग कैपेबिलिटी, कि आप सोचते कैसे हैं। आपके सामने कोई आपदा है, डिसीजन लेना है, सब ब्यूरोक्रेट। तो मेरा मानना है कि यूपीएससी क्रैक करने से पहले आपको अपने दिमाग में खुद ब्यूरोक्रेसी लानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब आप ये एबिलिटी डेवलप कर पाओ कि करंट स्टैटिक जो है उसको कैसे लिंक करके एक यूनिक चीजें हम प्रेजेंट कर पाए। को डेवलप करने के लिए हम लोग, जी जी, बाकी जैसा सर ने भी ब्रीफ किया होगा कि हमारी जो पूरी टीम है, जो सर की टीम है, सर का जो गाइडेंस है, सर खुद ब्यूरोक्रेट्स हैं, और इनके खुद जो हमारे जो पूरा टीम बनाएगा वो ब्यूरोक्रेसी की ही टीम है। आपको ये समझाएगी कि आफ्टर सिलेक्शन क्या, आप अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, बट आप ये नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये नहीं सीख रहे हैं कि आफ्टर सिलेक्शन क्या। आफ्टर सिलेक्शन की जो आपकी जो सोच है 360 डिग्री का, जो आपका व्यक्तित्व में जो विकास होगा, वो प्रीसा आईएएस आपको देने की कोशिश करेगा। तो लेक्चर हम आपको कंटिन्यू करेंगे। अब मेरे द्वारा क्या क्या मिलेगा, मैं अच्छा एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बहुत एक छोटा सा नेताजी का कोट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप मुझे 18 घंटा दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। आप अगर 18 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हैं जुड़ने, तो 18 घंटे पढ़ाने के लिए हम रेडी हैं। सो मैराथन क्लास जो भी चीजें हैं, ऑल थिंग विल बी कमिंग सून, और प्लीज स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सर।
बहुत थैंक यू सो मच सर। ये सही हो जाएंगे, अभी तक जो है ना